हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर लर्नर्स। मैं हूं एमएच अख्तर और आप देख रहे हैं टॉपर लर्नर्स। आज की लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है, क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया और सेकेंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। सेकेंड चैप्टर में हम लोग 3 लेक्चर देख चुके हैं। 3 लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, लास्ट वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था, टाइप्स ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस किया था और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। क्लियर? अब जो डिस्कस करना है वो मोमेंटम के बारे में डिस्कस करना है आज की लेक्चर में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हेवी मास है और स्लो स्पीड चल रहा है तब उसका मोमेंटम क्या होगा, लाइट मास है फास्ट स्पीड से चल रहा है तब उसका मोमेंटम क्या होगा। एक्चुअली मोमेंटम होता क्या है और मोमेंटम किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, मोमेंटम को कैसे बढ़ाया जाएगा, मोमेंटम को कैसे घटाया जाएगा, मोमेंटम का एप्लीकेशन हम अपने सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में मोमेंटम होता क्या, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। क्लियर? उससे पहले हम एक बार रिकैप कर लेंगे लास्ट वाले लेक्चर का, उसके बाद फिर अपनी कार्रवाई शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा गाइस। और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। क्लियर? तो आज का लेक्चर, ये लेक्चर 4 है आपका। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम होता क्या है, ठीक है। उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इनर्शिया। इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक प्रॉपर्टीज है। इनर्शिया क्या है? ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, अपोज करता है अपने स्टेट को चेंज होने का। सपोज कीजिए कि कोई बॉडी रुका हुआ है, मान लीजिए ये कोई बॉडी है, ये रुका हुआ है, ठीक है, तो इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, ठीक है। जो बॉडी रुका हुआ है उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट। जो बॉडी चल रहा है, जो बॉडी क्या है, ये बॉडी है, ये मान लीजिए बॉडी ए, बॉडी बी, बॉडी मतलब ऑब्जेक्ट, ये मूव मोशन में है। किस में है? इसके साथ मोशन में है ये, तो इसके पास क्या सा होगा इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक। और जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन का उसके पास इनर्शिया होगा। क्लियर? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सर इनर्शिया बोल रहे हैं लास्ट, एटलीस्ट इनर्शिया है क्या? देखिए इनर्शिया बोल सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट के इनर्शिया की बात की जा रही है तो उस ऑब्जेक्ट में क्या, उसको आप ऐसे समझिए ढीठपना समझते हैं। मान लीजिए बच्चा है, उसको बोलते हैं कि रे हट जाओ, हटो, बोलता है मतलब नहीं हटेगा, फिर बोलते हैं हटो, नहीं हटेगा, फिर फोर्स लगा के हटाना पड़ता है कि भाई हटो। तो वही जो नहीं हट रहा है वो क्या है, इनर्शिया है उसका। उसी तरीके से ये ऑब्जेक्ट है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, इसका क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। अब इसको बोलेंगे भैया ये बॉडी हट, नहीं हटेगा, फिर बोलेंगे हटो, नहीं हटेगा, फिर हटाने के लिए इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तब ये हटेगा। कि जैसे मान लीजिए ये आपका बुक है, ये मेरे हाथ पे रखा हुआ है, अब हम फोर्स लगा रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं हटने के लिए, नहीं, ऐसे आप समझिए, ठीक है। इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं मार्कर के थ्रू, देखिए लग रहा ना, लेकिन ये मूव नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। हम ये चाहेंगे कि ये मूव करे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जब तक मूव नहीं हो रहा तब तक क्या इसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है। तो दुनिया में जितना ऑब्जेक्ट है अगर रेस्ट में है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट है, वो अपने रेस्ट के चेंज होने का वो क्या करेगा, अपोज करेगा। और कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ मोशन होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए खूब तेज़ी से बस चल रही है ना, स्पीड चल रहा है बस, और सडनली ड्राइवर अगर अप्लाई करेगा ब्रेक तो क्या होगा कि पैसेंजर जो होगा आगे की तरफ
गिरने लगेगा या आगे की तरफ गिर जाएगा। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि जब बस चल रही होती है तो उसमें रखा हुआ, मतलब उसमें वाला जो पैसेंजर है वो भी मोशन में रहता है, और जैसे ही सडन ब्रेक लिया जाता है तो बस तो रेस्ट में आ जाता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में ही रहना चाहता है, इसलिए क्या होता है, आगे की तरफ झुक जाता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। 3 टाइप का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर? अगर नहीं समझ में आया तो कंप्लीट लेक्चर है, लेक्चर 3, उसको एक बार आप देख लीजिए। क्लियर? बहुत सारा एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। मान लीजिए अगर कोई ऑब्जेक्ट सडन क्या कर रहा है, सडन बस को अगर बस ड्राइवर चला रहा है तो क्या होगा कि पैसेंजर पीछे की तरफ झुक जाएगा, तो वो क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। या फिर आप देखिए, करके देखिएगा ये वाला एक्सपेरिमेंट। ये आपका ग्लास है, उसके ऊपर आप कोई कार्ड रखे हुए हैं, ठीक, और कार्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है। क्या है? कॉइन रखा हुआ 1 रुपये का। अब ये जो कार्ड है या ताश की पत्ती मान लीजिए, उसको आप इसको इस तरीके से स्ट्राइक कीजिएगा तो क्या होगा कि ये कार्ड तो चला जाएगा मोशन में, बट सिक्का पानी में गिर जाएगा। करके देखिएगा तो सिक्का जो है पानी में क्यों गिरा, क्योंकि सिक्का यहाँ पे रेस्ट में था, ये रेस्ट में ही रहना चाहा, और ये इसको जब फोर्स लगाया तो ये मोशन में चला गया, तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये नीचे चला आया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसके पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, मोशन में है तो इनर्शिया ऑफ मोशन आएगा, और जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होगा। इसी पर बेस्ड न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट उस वक्त तक अपना पोजीशन चेंज नहीं कर सकता जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स इज नॉट अप्लाई ऑन अ बॉडी, ठीक है, उसको इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। किसको? तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। क्लियर? अब हम लोग डिस्कस करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बताइए, मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम बोला जाता है मोमेंटम बना के रखिए, वह मोमेंटम बना करके रखिए। भाई मोमेंटम होता है, मोमेंटम बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। क्या है सर? मास इंटू वेलोसिटी। तो दुनिया में जितना भी मूविंग ऑब्जेक्ट है ना, सबके पास मोमेंटम है। दुनिया में जितना मूविंग ऑब्जेक्ट है सबके पास मोमेंटम है। क्यों? क्योंकि जितना भी ऑब्जेक्ट होगा उसके पास मास होगा। मास, जितना भी ऑब्जेक्ट है उसके पास मास है, और उसमें वेलोसिटी लग गया तो क्या हो गया? मास इंटू वेलोसिटी हो गया मोमेंटम। तो इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी, मास एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मोमेंटम, इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। ठीक, मोमेंटम बराबर मास इंटू वेलोसिटी। सपोज ये आपका गाड़ी है, ठीक, मान लीजिए ये गाड़ी है, अब ये रुका हुआ u0 है, इसके पास मोमेंटम होगा? नहीं होगा। इसके पास क्या मास है। अब क्या हुआ, इस पर फोर्स लगाया, ये मूव करना शुरू किया, तो जैसे ही मूव करेगा इसके अंदर वेलोसिटी आ जाएगी। तो मास इंटू वेलोसिटी, मान लीजिए ये 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा, इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 2 मीटर पर सेकेंड, और मास मान लीजिए 500 kg का है। ठीक, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास कितना है इसका मास हो गया 500 kg और वेलोसिटी है 2, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? 1000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 1000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके पास क्या? मोमेंटम। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लियर? अब देखिए, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी हो गया। इट इज़ डिनोटेड बाई P, इट इज़ डिनोटेड बाई P। ठीक है, डैट इज P बराबर क्या हो जाएगा?
m इंटू भी, m इंटू भी क्या, p क्या है, p क्या है, मोमेंटम, p इज मोमेंटम, मास क्या हो गया, मास इज m इज m क्या हो गया, मास हो गया, v क्या हो गया, वेलोसिटी। अच्छा जी, v क्या हो गया सर, v हो गया वेलोसिटी। ठीक है, तो मास एंड वेलोसिटी। अब सर p से ही क्यों डिनोट किए मोमेंटम को, तो m से कर नहीं सकते थे, m क्या है, मास है यहाँ पे, क्लियर, इसीलिए हम p से किए डिनोट। इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, क्लियर। अब देखिए ये क्या आपका स्केलर है या वेक्टर है, बताइए, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो इसकी अगर स्केलर वेक्टर की बात की जाए तो ये मोमेंटम जो आपका स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, मोमेंटम इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखिएगा, इट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, ये स्केलर नहीं वेक्टर हो जाएगा, बिकॉज इसमें क्या है, सॉरी इसमें देखिए मोमेंटम मास है और वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो ये जो होगा स्केलर नहीं वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं वो क्वांटिटी जिसमें क्या हो, मैग्नीट्यूड भी हो और साथ साथ डायरेक्शन हो, वो वेक्टर होता है। तो मोमेंटम में वेक्टर भी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मास एक स्केलर है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर है, डायरेक्शन भी होगा, इसलिए मोमेंटम क्या हो जाएगा, आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम बोले कि 50 किलोमीटर पर सेकेंड है ना, 50 किलोमीटर 50 kg मीटर पर सेकेंड चल रहा है, तो डायरेक्शन भी तो बताना पड़ेगा किस दिशा में चल रहा है, मोमेंटम किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, इसलिए ये वेक्टर हो जाएगा, स्केलर नहीं होगा गाइस, स्केलर नहीं होगा, ये वेक्टर होगा। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ऐसा यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम। अब देखिए मास का क्या होता है, P इक्वल टू क्या है, mv। कई बार हम बता चुके हैं, ऐसा यूनिट रटना नहीं है, या तो CGS यूनिट रटना ही नहीं, यूनिट को रटना नहीं है, फॉर्मूला को याद रखिए, वहाँ से निकालिए। ये मास का होता है kg और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो kg मीटर पर सेकेंड क्या हो गया, ऐसा यूनिट हो गया। CGS यूनिट क्या होगा, CGS यूनिट बोलिए, कमेंट कीजिए फटाफट, CGS यूनिट क्या होगा, CGS यूनिट होगा सर केजी को ग्राम में, CGS सिस्टम में ग्राम में करते हैं मास को, और ये सेंटीमीटर पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, CGS यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्लियर, खत्म सवाल, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ऐसा यूनिट हो गया kg मीटर पर सेकेंड, CGS हो गया ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। सर क्या ये मोमेंटम ज़ीरो भी होता है, या ज़ीरो कब होगा सर, मोमेंटम पॉजिटिव भी होगा निगेटिव भी होगा सर, मोमेंटम ज़ीरो होगा, कब होगा बताइए आप ही। देखिए अगर हम वेलोसिटी को ज़ीरो कर दें तो क्या हो जाएगा, मोमेंटम ज़ीरो होगा। तो मोमेंटम कैन बी ज़ीरो, पॉजिटिव और निगेटिव भी हो जाएगा, क्योंकि ये वेक्टर है। तो जब वेलोसिटी पॉजिटिव होगा तब क्या होगा, मोमेंटम पॉजिटिव होगा, जब वेलोसिटी निगेटिव होगा मोमेंटम निगेटिव होगा। तो मोमेंटम इट कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी ज़ीरो कब, इफ़ v बराबर ज़ीरो हो जाए तो p बराबर क्या होगा, ज़ीरो होगा। मास तो कभी ज़ीरो होगा नहीं, मास तो ज़ीरो कभी होगा नहीं, मास ज़ीरो हो सकता है, जब मास बोल रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ होगा, तो मास ज़ीरो नहीं होगा। तो एक ही कंडीशन है, जब आपका वेलोसिटी ज़ीरो हो जाए तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। वेलोसिटी ज़ीरो होगा तब मोमेंटम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, क्लियर। तो मोमेंटम आई होप समझ में आ गया होगा। मोमेंटम क्या है, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी है। अब देखिए मोमेंटम का रिलेशन मास के साथ क्या है, तो हेडिंग दीजिए, रिलेशन ऑफ मोमेंटम विथ मास, रिलेशन ऑफ मोमेंटम वेलोसिटी, रिलेशन ऑफ मोमेंटम
रिलेशन ऑफ मोमेंटम विथ मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है, देखिए P बराबर क्या है, m इंटू वी है। तो यहाँ से अगर हम निकालें रिलेशन तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, मास है, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v है। मतलब क्या है कि अगर मास को बढ़ाया जाए, इफ़ मास को क्या करें, इंक्रीज करें, तो मोमेंटम क्या होगा, देन P विल बी इंक्रीज, क्या होगा, P भी इंक्रीज करेगा। और इफ़ अगर हम वेलोसिटी को बढ़ा दें तो क्या होगा, इंक्रीज कर दें, देन P भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब क्या कि अगर हम मास को बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम मोमेंटम को बढ़ाना चाहते हैं तो मास को भी बड़ा कर दें, और मोमेंटम को बढ़ाना चाहते हैं तो वेलोसिटी को भी बड़ा कर सकते हैं। तो मोमेंटम का रिलेशन मास और वेलोसिटी के साथ कैसा है, तो डायरेक्ट है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जो है आपका साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और डायरेक्टली है, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट है, भी दे दिया 5 मीटर पर सेकेंड और मास है 100 kg, ठीक। अब इसका मोमेंटम अगर हम निकालेंगे इस केस में तो P इक्वल टू क्या होगा, m इंटू वी। तो मास कितना है, 100 kg, और क्या है, वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, 500 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वेलोसिटी को हम यही रखते हैं, वेलोसिटी को कांस्टेंट रखते हैं, मास को क्या करते हैं, 200 कर देते हैं। मास क्या ले लेते हैं, 200 ले लेते हैं। तब क्या हो जाएगा, P इक्वल टू एम भी डालेंगे तो मास 200 इंटू वेलोसिटी 5, कितना हो जाएगा, 1000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा, 1000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि सिर्फ हम क्या किए, मास को बढ़ा दिए तब भी मोमेंटम बढ़ गया। और क्या करें अगले केस में, अब यहाँ पर समझते हैं हम। एक बार तो देख लिए कि मास को बढ़ाए तो मोमेंटम बढ़ गया, अब वेलोसिटी को अगर बढ़ाएंगे तो मोमेंटम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब देखिए पहला केस में कितना है, मास 100 kg है, वेलोसिटी कितना है, पहले केस में, ये वाला केस में देखिए वेलोसिटी 5 है और मास 100 kg है, तो मोमेंटम कितना आया, 500 kg मीटर पर सेकेंड आया, सेकेंड स्क्वायर नहीं, सेकेंड आया। अब हम मास को 100 ही रखते हैं, मास क्या रखते हैं, 100 रखते हैं, वेलोसिटी को क्या कर लें, 10 मीटर पर सेकेंड कर लें। तो P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा 100 इंटू 10, मतलब 1000 kg मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या हुआ कि अगर हम वेलोसिटी को भी बढ़ा रहे हैं तब भी मास बढ़ रहा है, मोमेंटम बढ़ रहा है, तब भी मोमेंटम बढ़ रहा है। या तो हम मास को बढ़ा के हम मोमेंटम बढ़ा सकते हैं, या तो वेलोसिटी को बढ़ा के हम मोमेंटम बढ़ा सकते हैं। क्लियर है, यस और नो कमेंट कीजिए, यस और नो कमेंट कीजिए, क्लियर है। तो मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम, ठीक है। और जनरली प्रैक्टिकल लाइफ में दुनिया में जितना भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सबके पास मोमेंटम है। हम अभी क्या है, अभी रुके हुए हैं तो मोमेंटम 0। अब क्या हुआ, मेरे पास मोमेंटम कुछ आ गया, ठीक है, अभी मेरे पास मोमेंटम है। तो ये क्या है, ये मार्कर अभी इसका मोमेंटम 0, अब मोमेंटम कुछ आ गया, क्यों, क्योंकि ये मोशन में आ गया, ठीक है। तो मास इंटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम, सीजीएस यूनिट भी हो ही गया। अब देखिए अगर हम चाह रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज हो तो क्या करना पड़ेगा, हम ये चाह रहे हैं, अब देखिए अच्छे से समझिएगा, अब जो बताने जा रहे हैं हम, चेंज इन मोमेंटम हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मोमेंटम तो समझ गए, P इक्वल टू m इंटू वी, ठीक है। अब चेंज इन मोमेंटम समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे चेंज इन मोमेंटम। देखिए ये मास है मार्कर, अभी क्या हुआ है, रुका हुआ है, ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि इसका मोमेंटम बदले। मान लीजिए ये मार्कर यहाँ पर है, ठीक,
ठीक, इसका u क्या है 0 है, रुका हुआ है, u 0 है। हम चाह रहे हैं क्या हो, ये इसका मोमेंटम चेंज हो या इसके अंदर मोमेंटम आए, मोमेंटम चेंज हो तो क्या करना पड़ेगा, इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस हाथ से हम फोर्स लगाए, अब देखिए ये मूव करने लगा, जब मूव करा तो इसके अंदर मोमेंटम आ गया। तो क्या हुआ, जब इस पर फोर्स लगा इस मार्कर पे तो ये मार्कर ऐसे मूव करने लगा, ये मार्कर ऐसे मूव करने लगा, ठीक है। इसके पास आ गया v, कुछ v आ गया, यानी फाइनल वेलोसिटी कुछ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम, यहाँ पर क्या था, जब मार्कर रुका हुआ था तो ये पी आई था, पी आई मतलब इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम, ठीक। अब यहाँ पे जब फोर्स लगाए हम तो क्या हुआ, मोमेंटम चेंज हुआ, तो ये क्या हुआ पी एफ मतलब फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम, ठीक। तो पी एफ से अब यहाँ जब हम फोर्स लगाए तो u से v जब हुआ वेलोसिटी तो क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं डी पी से, p फॉर मोमेंटम, d फॉर चेंज। तो चेंज इन मोमेंटम जो हुआ यहाँ पे क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर हो जाएगा, बराबर फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, फाइनल मोमेंटम। यहाँ से यहाँ तक क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ, तो चेंज इन मोमेंटम बराबर पी एफ लिख दें, पी एफ माइनस पी आई, चेंज इन मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम पी एफ माइनस इनिशियल मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम को हम डी पी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डिफरेंस, पी फॉर मोमेंटम, डिफरेंस इन मोमेंटम। तो डिफरेंस इन मोमेंटम बराबर क्या हो गया, पी एफ माइनस पी आई, मतलब डी पी बराबर क्या हो गया, पी एफ क्या है, यहाँ पे अगर निकालिएगा तो एम, जिसका तो मास सेम ही है, मास तो सेम ही है, तो ये हो जाएगा आपका एम इंटू भी और ये हो जाएगा एम इंटू यू। तो क्या हो जाएगा, पी एफ हो गया आपका एम भी माइनस एम यू। मान लीजिए यू क्या है 0 है और मास इसका मान लीजिए ये क्या है 1 ग्राम है, क्या मास, मान लीजिए समझने के लिए मार्कर का मास जो है, ये जो मास है किसके बराबर है, 1 ग्राम के बराबर है। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, पी आई बराबर क्या होता है, पी आई क्या हो जाएगा एम यू, एम तो 0, एम कितना है 1 ग्राम है और यू 0 है, तो ये तो हो गया आपका 0, पी आई 0। और पी एफ अगर हम यहाँ पे निकालें तो क्या हो जाएगा, मास हो गया 1 ग्राम, ये हो गया 1 ग्राम और स्पीड मान लीजिए 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, तो क्या हो गया कि 1 इंटू 2 मीटर पर सेकेंड, तो 1 ग्राम मीटर पर सेकेंड इसका मोमेंटम हो गया। तो चेंज इन क्या हो जाएगा 1 जी ग्राम मीटर पर सेकेंड माइनस 0, तो चेंज इन मोमेंटम कितना हो गया 2 ग्राम, सॉरी ये 2 हो जाएगा 2 ग्राम मीटर पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम 2 ग्राम मीटर पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम के लिए हमको क्या करना पड़ा, मोमेंटम चेंज करने के लिए हमको फोर्स अप्लाई करना पड़ा। फोर्स अप्लाई किसके बराबर हो गया, चेंज इन मोमेंटम। हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो तो क्या कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, और लगाना पड़ेगा। हम चाह रहे हैं कि और ज़्यादा फोर्स हो, मान लीजिए हम यहाँ पे 1 न्यूटन लगाए तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करने लगा, अगर 5 लगाएंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, 5 से करने लगेगा। तो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम जो है किस पे डिपेंड किया, अप्लाइड फोर्स पे किया। चेंज इन मोमेंटम किस पे किया डिपेंड, अप्लाइड फोर्स पे। चेंज इन मोमेंटम समझ में आ गया। चेंज इन मोमेंटम मतलब मोमेंटम का बदलना, पहले 0 था और क्या हुआ, बढ़ गया कुछ। तो सिर्फ बदलने में बढ़ना ही नहीं होगा मोमेंटम, मोमेंटम का घटना भी चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा। तो ये चेंज इन मोमेंटम आई होप आपको समझ में आ गया होगा चेंज इन मोमेंटम होता क्या है। अगर चेंज इन मोमेंटम समझ में आ जाएगा तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि बोला जाता है कि चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम जो है वो डिपेंड करता है अप्लाइड फोर्स पे, यही न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है। तो हम लोग अब अगला टॉपिक करेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये किसके बराबर हो जाएगा, फाइनल पी लिख देते हैं माइनस इनिशियल पी, याद रखिएगा इसको। चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला हुआ एम भी माइनस एम यू, दैट इज
dp चेंज इन मोमेंटम बराबर pf माइनस pi बराबर mv माइनस mu, जो यहाँ पे हम लोग निकालें। ठीक है, अरे ठीक है बताइए। हाँ सर, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। समझ में आता है नहीं आता है, लाइक कमेंट करते रहिए। नहीं आता है तब भी कीजिए, क्या समझ में नहीं आया तब भी कीजिए कि सर समझ में आ गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट दैट अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, दैट इज फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन, दैट इज एफ इक्वल टू dp बाय टी या dt। ठीक है, क्या है सर इसका मतलब? नहीं समझ में आया? बिल्कुल नहीं समझ में आया सर। देखिए समझिए, बोल रहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। हम लोग अभी जस्ट किए हैं कि चेंज इन मोमेंटम क्या होता है। मान लीजिए जैसे अभी बताए थे कि ये मार्कर है, ठीक, इस पर फोर्स लगा है तो ये इसका मोमेंटम चेंज हुआ। तो ये जो मोमेंटम चेंज हुआ ये किसकी वजह से हुआ? फोर्स पे। यानी चेंज इन मोमेंटम किस पे डिपेंड था? तो फोर्स पे। अब बोल रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम को क्या बोलते हैं? रेट बोलते हैं। जब भी रेट आए फिजिक्स में तो रुपया नहीं होता है। जैसे बोलते हैं क्या रेट है भैया आलू का? 2 रुपये। अरे 2 रुपये वाला ज़माना गया सर, आप क्या बोल रहे हैं? 2 रुपये, अभी तो 30 रुपये चल रहा है, 20 रुपये। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब यहाँ पे रुपया नहीं होता, यहाँ पे डिवाइड टू द टाइम होता है। जिस क्वांटिटी में रेट लग जाए मतलब ये समझना है कि उसमें टाइम से डिवाइड हो रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हो, रेट ऑफ कंज्यूमिंग एनर्जी जो पावर होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क जो पावर होता है, तो वर्क डन बाय टाइम हो जाएगा। उसी तरीके से रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है यहाँ पे, तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो कितना मोमेंटम चेंज होगा कितने टाइम में, वो डिपेंड करेगा अप्लाइड फोर्स पे। किस पे? अप्लाइड फोर्स पे। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, ये आपका मेरा मार्कर है, आपका नहीं, मेरा। ठीक है देखिए अब ये अभी क्या है, इसका मोमेंटम चेंज हो रहा है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हम इसमें धीरे धीरे हम फोर्स लगा रहे हैं। देखिए धीरे धीरे मोमेंटम चेंज हो रहा है, क्योंकि इस हाथ के थ्रू हम धीरे धीरे फोर्स लगा रहे हैं। तो इसका जो मोमेंटम कम चेंज हो रहा है ज़्यादा टाइम में, ये डिपेंड कर रहा है अप्लाइड फोर्स पे। अब देखिए, अब देखिए, अब जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है, ये तेज़ी से हो रहा है। तो चेंज इन मोमेंटम, तेजी से मोमेंटम चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि पीछे से फोर्स ज़्यादा लग रहा है। तो फोर्स अगर ज़्यादा लगेगा तो मोमेंटम का चेंज भी ज़्यादा होगा, और फोर्स कम लगेगा तो मोमेंटम में चेंज भी कम होगा। तो यही कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है। कि कितना हम फोर्स लगा रहे हैं उसी पर डिपेंड होगा हमारा मोमेंटम का चेंज होना। क्लियर? आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें नीचे में एक लाइन लिखा हुआ है, दिस लॉ गिव द आइडिया अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ये आइडिया देता है कितना फोर्स, मैग्नीट्यूड मतलब मात्रा, कितना फोर्स लगाया गया है। पहला जो नियम था न्यूटन की गति का नियम, याद कीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम सिर्फ ये पता किए थे कि फोर्स लगता है तभी बॉडी हिलता है। ठीक है, फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव करेगा। अब तेजी से मूव करेगा या स्लो मूव करेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा कि उसके पीछे जो फोर्स लगाया गया वो कितना लगाया गया। कम फोर्स लगाया गया है तो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। हाँ, ऐसा ही है? नहीं सर, कम फोर्स लगेगा तो कम तेज़ी से मूव करेगा, और ज़्यादा फोर्स लगेगा तो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगा। तो कम और तेज होना डिपेंड किस पे कर रहा है? अप्लाइड फोर्स पे कर रहा है। यही है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम चेंज होना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड होना या स्लो होना डिपेंड करेगा उस पर लगाया गया अप्लाइड फोर्स पे। जैसे साइकिल धीरे चला रहा है तो धीरे धीरे क्या होगा? पैडल चलाना होगा। साइकिल तेज चलाएंगे तो बहुत तेज़ी से क्या करना पड़ेगा हमको? पैडल चलाना पड़ेगा। क्लियर? या अगर बाइक चला रहे हैं तो धीरे धीरे एक्सेलरेटर ले रहे हैं तो धीरे धीरे गाड़ी जा रहा, एक्सेलरेटर ले रहे हैं गाड़ी जा रहा, एक्सेलरेटर ले रहे हैं गाड़ी जा रहा। तेज तो क्या होगा?
तुरंत पहुंच गया वहाँ। ये समझ लीजिए मेरा हाथ जो है ये गाड़ी है और ये एक्सेलरेटर है इस हाथ में। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स है। ये न्यूटन साहब का दूसरा नियम है। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में, F बराबर ma। तब तक चिल कीजिए, हाँ, चिल नहीं करना है, तब तक आप इसको रिवाइज कीजिए जो अभी तक हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा जो नहीं समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जो आपके जानने वाले हों, है ना, ताकि उनको भी बेनिफिट मिले। क्लियर? तो आई होप आपको सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आज समझ में आ गया होगा, मोमेंटम भी समझ में आया होगा। लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और देख लेते हैं हम लोग, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोमेंटम विथ मास एंड वेलोसिटी। फटाफट हो जाएगा, 2 मिनट में वो हो जाएगा। हेडिंग है ग्राफ ऑफ मोमेंटम विथ मास एंड वेलोसिटी। ग्राफ ऑफ मोमेंटम विथ मास एंड वेलोसिटी। पहले मास के साथ फिर वेलोसिटी के साथ। पहले हम लोग मास के साथ देखेंगे फिर वेलोसिटी के साथ देखेंगे। देखिए समझिए, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है, मतलब क्या कि मोमेंटम अगर बढ़ेगा तो मास भी बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो मास भी इंक्रीज करेगा। और P डायरेक्टली यार मास इंक्रीज करेगा तो मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, समझ गया। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, मतलब क्या है, मीन्स V अगर बढ़ाएंगे तो P भी बढ़ेगा। तब देखिए कैसा बढ़ेगा, तो डायरेक्ट बढ़ेगा। तो हम यहाँ ये ले लिए y, ये ले लिए x y। अब यहाँ पे क्या है आपका, ये मोमेंटम है, ये मास है। अब मास अगर बढ़ रहा है, मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये मास आपका kg में है। ठीक, मास क्या है, kg में, और मोमेंटम kg मीटर पर सेकेंड में है। ठीक, अब जैसे जैसे मोमेंटम बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा, मतलब स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, वैसे वैसे ये स्ट्रेट लाइन हो। उसी तरीके से वेलोसिटी का, ये आपका मोमेंटम हो गया, ये वेलोसिटी, ये y और ये x, ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, मतलब v बढ़ेगा तो मोमेंटम बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे कैसे, तो डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट लीनियर ग्राफ हो जाएगा, मतलब डायरेक्ट, कोई हिचक नहीं, डायरेक्ट बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपका ग्राफ हो गया मास और मोमेंटम का, ये ग्राफ हो गया मास मीन्स है ये। ठीक है, MEANS मीन्स, ये ग्राफ हो गया वेलोसिटी और मोमेंटम का। स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप जो होगा स्ट्रेट लाइन होगा, स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर, कोई हिचक नहीं। चलिए, यस सर, हमको समझ में आ गया। चलिए, तो आ गया तो फिर आप सब्सक्राइब एंड लाइक करते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे अब अगले लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगले लेक्चर में थोड़ा सा पढ़ के आइएगा आप, किसको, तो मोमेंटम, जो पिछला मोमेंटम है फर्स्ट लॉ बताएं उसको, और इसका जो प्रूफ करेंगे F=ma, उसको थोड़ा सा एक बार गो थ्रू के आइएगा ताकि अच्छा से समझ में आए। थैंक यू।